हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप खुश रहें, मस्त रहें। आप देख रहे हैं गणित वाला कैरियर यूट्यूब चैनल। आज हम लाए हैं वार्षिक परीक्षा विषय गणित कक्षा 10वीं के पेपर का सेटअप जानना बहुत ज़रूरी है। कितने प्रश्न आएंगे, कौन से प्रश्न कितने मार्क्स के आएंगे, यह जानना बहुत ज़रूरी है। और कौन सा प्रश्न किस नंबर पे होगा और किस टॉपिक से संबंधित होगा, यह जानना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। केवल यह वीडियो देखने और जो इस वीडियो में बताया जा रहा है इतना सब याद रखने से आपके 25 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, आप पास हो ही जाएंगे। और जिन बच्चों को अच्छे नंबर लाना है उनको रणनीति के तहत पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फालतू की मेहनत ना करें, उतनी मेहनत करें और वह मेहनत करें जो आपको नंबर ला सकें। तो आज हम वह वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हम पेपर का सेटअप लेके आए हैं। वार्षिक पेपर में कुल 23 प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के कुल 30 अंक ग्रहण करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से 5 तक छोटे छोटे 30 प्रश्न होंगे। जैसे प्रश्न नंबर 1 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के होंगे। यानी पहला प्रश्न 6 अंक का होगा, दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से 6 अंक का होगा, तीसरा प्रश्न भी 6 अंक का, चौथा प्रश्न भी 6 अंक का और पाँचवा प्रश्न भी हमारा 6 अंक का होगा। इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा 6 अंक के प्रश्न होंगे और यह आपको 30 नंबर दिलाएंगे। ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न होगा सही विकल्प का, दूसरा होगा रिक्त स्थान का, तीसरा होगा सत्य का, चौथा होगा सही जोड़ियाँ का, पाँचवा प्रश्न होगा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देने का। तो यह बच्चों आपने तिमाही 6 माही का पेपर दिया होगा, उससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा। अब छात्रों 23 प्रश्नों में 5 प्रश्नों का विवरण आपको हमने बता दिया। अब आता है प्रश्न नंबर 6 से लेकर 17 तक। 6 से लेकर 17 तक कुल 12 प्रश्न होते हैं। 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। इस प्रकार से यदि आप 6 से लेकर 17 तक के पूरे प्रश्न हल करते हैं तो आपको 24 अंक और मिल जाएंगे। आगे देखते हैं आप 18 प्रश्न नंबर 18 से लेकर के 20 तक। 18 से लेकर 20 तक 3 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक 3 अंक का प्रश्न होता है। तो इस प्रकार से 3 तय करना, यानी कि 9 अंक आपको प्राप्त और हो जाएंगे। और 21 से लेकर 23 तक 4 अंक का प्रश्न होगा। यह 3 प्रश्न होंगे तो 3 चौके 12 अंक यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो छात्रों 30 अंक आपको मिल गए वस्तुनिष्ठ से और 24 अंक मिल गए प्रश्न नंबर 6 से 17 तक और 18 अंक मिल गए आपको 9 अंक मिल गए आपको प्रश्न नंबर 18 से 20 तक और 12 अंक मिल गए आपको 21 से लेकर 23 तक। सभी को आप जोड़ते हैं 30, 24, 9, 12 तो ये 75 नंबर आपके पूरे आ जाएंगे। अब चलते हैं प्रश्नों पर विशेष चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 6 से 23 तक। तो दोस्तों ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 6 हमारा अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं रियल नंबर से आने वाला है, जिसमें महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, HCF, LCM के सवाल आप अच्छे से तैयार कर लें और एक सूत्र याद कर लें। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुणे महत्तम, ये वाला सूत्र याद कर लें और अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लें और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय नंबर 1.1 याद कर लें। इतनी टॉपिक से आपके प्रश्न नंबर 6 और 7 आएंगे, यानी 2 और 2 4 अंक दिलाएंगे आपको। देखें अब छात्रों, अब आएंगे प्रश्न नंबर जो 8 और 9 आने वाला है वो बहुपद से आने वाला, अध्याय 2 से, यानी पॉलिनोमियल से। तो यहाँ पर बहुपद, रैखिक बहुपद भी आपको पढ़ना है और साथ में द्विघातीय बहुपद का मानक रूप भी पूछ लिया जाता है, तो उसका ये मानक रूप है। तो यहाँ पर देखें, और इस बहुपद के द्विघातीय बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए भी आते हैं, रैखिक बहुपद की भी शून्य ज्ञात करने के लिए आते हैं। जब भी आपको बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए कहे तो सबसे पहले आपको बहुपद को px मान लेना है, यानी बहुपद जो दिया है इसके बराबर px मानना है और शून्य ज्ञात करने के लिए आपको px को शून्य के बराबर लिखना है। क्यों? और लिख देना है शून्य की परिभाषा से। फिर उस बहुपद को शून्य के बराबर करके एक समीकरण बन जाता है और इसको आपको जैसे भी आपसे बने मध्यपद तोड़ने वाली विधि या किसी भी तरीके से इसकी आप यानी कि x का मान निकालेंगे। जब x का मान निकल आएगा, दो x के मान निकलेंगे तो उन्हें हम शून्यक कहेंगे। तो जो शून्यक प्राप्त होंगे उन्हें हम अल्फ़ा और बीटा कहेंगे। तो इसके जो हम शून्यक मिलेंगे वो शून्यक हमारे अल्फ़ा और बीटा कहलाएंगे। शून्यक जब प्राप्त हो जाते हैं तो शून्यकों का योग बराबर है ना -b/a, यानी गुणांकों का जो अनुपात है ये b है, ये है और ये c है। तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये वाला संबंध याद रखना है।
और शून्यकों का गुणन यानी कि C/A, इसे भी याद रखना है। यह दो संबंध आप याद रखें। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपको शून्यकों का योग और गुणन दिया जाता है और बहुपद बनाना होता है, तो बहुपद बनाने के लिए ये सूत्र है, इसे आप याद रखें। तो इस प्रकार से आपके दो प्रश्न 2-2 नंबर की 4 अंक दिलाएंगे। प्रश्न नंबर 10 अध्याय 3 से आएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप याद कर लें। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसे याद रख लें। दो हमें युग्म समीकरणों की हमेशा मिलेंगे, है ना। इनको हम हल कर लेते हैं। हल करने के लिए 3 विधि है, ग्राफ वाली विधि यानी आलेख विधि, विलोपन विधि और विलोपन विधि के बाद प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 2 अंकीय प्रश्न जो प्राप्त करते हैं कैसे आता है, इन शर्तों पे आ जाता है। पहली शर्त इन गुणांकों के अनुपातों से रिलेटेड है। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। यह जो आपको देंगे ये जो समीकरण है वो संगत युग्म होंगे, अद्वितीय हल देंगे और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी इस तरीके से। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है तो आश्रित संगत युग्म होंगे, अनेक हल मिलेंगे, रेखाएं संपाती होंगी और एक रेखा दोनों रेखाएं एक साथ दिखेंगी। तीसरी शर्त है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। यह असंगत हल देगा, कोई जो असंगत युग्म होंगे समीकरणों के कोई हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होंगी, इस तरीके से दिखेंगी। तो दोस्तों ये इतनी जानकारी आप रखती हैं तो प्रश्न नंबर 10 संभवतः आपसे बन जाएगा। अब आती है बात यहाँ पर प्रश्न नंबर 11। यह द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अध्याय 4 से आएगा। अध्याय 4 में जब हम द्विघातीय समीकरण की बात करते हैं तो मानक रूप आपको याद रखना है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यहाँ पर हम ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर हम ये द्विघातीय समीकरणों के मूल ज्ञात करते हैं। क्या कहते हैं? मूल। वहाँ पर बहुपद में शून्य, यहाँ पे मूल। तो जो द्विघातीय समीकरण के अधिकतम 2 मूल्य होते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का जो योग होता है B/A माइनस B/A होता है और अल्फा और बीटा का गुणा होता है C/A। यह संबंध हमने बहुपदों में भी पढ़ा तो यहाँ भी पढ़ना है, तो इसे आप ध्यान रखें। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आती है विविधकर की। जो विविधकर होता है B² माइनस 4AC, इसे हम D द्वारा दर्शाते हैं, इसे हम D भी बोलते हैं, कैपिटल D। तो जो विविधकर है, विविधकर का मान हम यहाँ पर x² का गुणांक A और x का गुणांक B और C, इन तीनों के द्वारा हम विविधकर B² माइनस 4AC से ज्ञात करते हैं। यदि विविधकर का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। यदि D हमारा 0 के बराबर है तो मूल समान होंगे। यदि D हमारा 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। अच्छा, इसमें एक कभी कभी सीरीधराचार्य सूत्र भी पूछ लिया जाता है। यह मूल निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड है। तो इसका सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट B² माइनस 4AC/2a। तो इससे भी हमारे कुछ मूल निकल आते हैं। तो छात्रों ये 11 नंबर का प्रश्न इतनी जानकारी रखने से पूर्णतः बन ही जाएगा आपसे। अब आता है प्रश्न नंबर 12, समांतर श्रेणी अध्याय 5 AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इससे संबंधित एक प्रश्न आएगा। तो कभी कभी पहला पद पूछते हैं, कभी कभी यानी कि सार्वंतर पूछते हैं, कभी कभी nवां पद पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दें, समांतर श्रेणी जो होती है A पहला पद, A प्लस D दूसरा पद, A प्लस 2D तीसरा पद और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएं तो कई हमारे पद मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ये लिखा है nवां पद है। nवें पद का सूत्र होता है an बराबर A प्लस ब्रैकेट n-1 इंटू D। प्रथम पद इस श्रेणी का E है और द्वितीय पद हमारे E है। हम सार्वंतर हमेशा निकालते आगे वाले पद में से पिछला पद, यानी द्वितीय पद में से पहले पद को घटा दें तो निकलता, तृतीय पद में से द्वितीय पद घटा दें। हम कहते 100वें पद में से 99वां पद भी घटा दें तब भी सार्वंतर वही निकलेगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी का मतलब ही होता है कि हर 2 पदों में यानी प्रत्येक 2 पदों में सार्वंतर हमेशा समान है। n पदों का योग निकालना है तो Sn बराबर n/2 है ना, ब्रैकेट 2a प्लस n-1d इस होता है n पदों का योग। इतनी जानकारी यदि दोस्तों रखते हैं तो हमारा 2 नंबर का प्रश्न समांतर श्रेणी से 12वें नंबर का प्रश्न 12 क्रमांक का प्रश्न बन जाएगा। क्रमांक नंबर 13 जो प्रश्न आने वाला है वो अध्याय 6 से आने वाला है, त्रिभुज समरूपता से। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, समरूपता में हम समानुपातिक आधारभूत प्रमेय जिसे थेल्स कहते हैं 6.1 और उसका विलोम 6.2, इन कथनों को आप अच्छे से रट लें क्योंकि ये 2024 में आए थे परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में, तो फिर से आ सकते हो और आना चाहिए।
दूसरी महत्वपूर्ण समरूपता की कसौटियाँ हैं AAA, SAS, AA और SSS। ये समरूपता की कसौटियाँ आपको याद रखना है। अब आती है बात आगे इसी क्रम में कभी कभी 6.1 का सवाल आ जाता है कि यानी कि DE एक रेखा जो कि त्रिभुज की BC के समांतर है और ये अनुपात AD जो दिया है 1.5 और BD दिया है 3 और AE दिया है 1, तो EC ज्ञात करो। तो यहाँ पर यही आधारभूत समानुपातिक प्रमेय लगा करके हम इन टुकड़ों के अनुपात बराबर कर लेते हैं। AD/DB बराबर AE/EC करके हम इसको तरीके गुणा करके निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बता रहे हैं, विस्तार तो आपकी पुस्तक में है, आप वहाँ से पढ़िए, पर लेकिन आपको हाईलाइट करने के लिए यानी कि एकदम क्विक रिवीजन करने के लिए भी हम आपको बताना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 14 निर्देशांक ज्यामिति से आना है और जो कि प्रश्न नंबर वो अध्याय 7 से आएगा, जिसमें दूरी का सूत्र जरूर याद कर लीजिए। दूरी का सूत्र विभाजन सूत्र लिखे हैं, इसको याद कर लीजिए, सेक्शन फार्मूला। और मध्य बिंदु के निर्देशांक जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछा ला जाता है कि वृत्त के जो व्यास होता है उसके बिंदु दिए जाते हैं छोर वाले और उसका केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो इससे आ जाएगा। दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 त्रिकोणमिति का पर्चा अध्याय 8 से आने वाला है। तो ध्यान रखें, त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का कारण है K द्वारा दर्शाई गई, खड़ी भुजा लंब है L द्वारा दर्शाई जाती है और नीचे वाली भुजा आधार है E द्वारा दर्शाई जाती है। कोण हम जब E वाला कोण आधार वाला लेते हैं तभी ये हमारा लंब कर्ण आधार होता है। यदि हम कोण बदल दें तो यहाँ यदि हम C कोण को लेते हैं तो ये लंब होगा, उस स्थिति में ये आधार होगा, कर्ण हमेशा वही रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग याद करते हैं जैसे साइन कोस टेन जो होता है त्रिकोणमिति में अनुपात, तो हम इसको याद करते हैं लाल बट्टी कक्का, LAL लाल, K कक्का, लाल बट्टी कक्का, L/K हमारा साइन अनुपात होता है और आधार बट्टी कर्ण हमारा कोस अनुपात होता है और लंब बट्टी आधार हमारा टेन होता है। दोस्तों जैसे हम साइन कोस टेन याद कर लेते हैं तो साइन को जैसे पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं तो कोसेक बन जाता है, और कोस को जैसे हम पलट देते हैं तो सेक बन जाता है, टेन को पलट देते हैं तो कॉट बन जाता है। याद रखिए, साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा टेन, वो टेन का उल्टा कॉट। दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान रखना है इस अध्याय में 3 सर्व समीकरण है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोसेक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। तो इस प्रकार से 3 सर्व समीकरण है। इसी को अलट पलट के 2 सर्व समीकरण और बन जाती हैं। तो इस प्रकार से 2 इससे 6 सर्व समीकरण और पक्षांतर करके आ जाती हैं। दोस्तों ध्यान रखें, टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस, कॉट बराबर होता है कॉस बटे साइन। देखें दोस्तों यहाँ पर फिर से रिवाइज करना चाहते हैं, L/K होता है, L हमारा BC है और K हमारा AC है। इन दोनों भुजाओं का अनुपात L बराबर BC और K बराबर AC, यानी लंब बटे कर्ण साइन होता है और आधार बटे कर्ण हमारा कॉस होता है और लंब बटे कर्ण हमारा टेन होता है। दोस्तों इस प्रकार से अपन लोग प्रश्न नंबर 15 पहुँच जाते हैं। अब पहुँचते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर जो 16 है, ध्यान से देखो, प्रश्न नंबर 16 और 17 प्रायिकता से आने वाला अध्याय नंबर 14 है। प्रायिकता की परिभाषा होती है, प्रायिकता ही घटना की होती है, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के कुल संभावित परिणामों की संख्या। तो इस प्रकार से घटना के अनुकूल जो परिणाम है वो ऊपर लिखेंगे और प्रयोग में कुल संभावित परिणाम को नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से PE बराबर NE/NS। NE का मतलब है कि प्रयोग वो यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन इवेंट एंड टोटल नंबर ऑफ द आउटकम इन सैम्पल स्पेस। तो इस प्रकार से हम यहाँ दिखा सकते। दोस्तों ध्यान रखें, प्रायिकता हमेशा प्रायिकता की जो वैल्यू होती है 1 के बराबर या 1 से कम होती है। यहाँ पर 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है। प्रायिकता ना तो कभी नेगेटिव होती है ना ही 1 से बड़ी होती है। ध्यान रखें, प्रायिकता कभी भी ना तो नेगेटिव होती है और ना कभी यह 1 से बड़ी होती है, हमेशा 1 और 0 के बीच में होती है। देखिए, किसी घटना की प्रायिकता E है, किसी घटना E की प्रायिकता P है तो उसकी पूरक घटना PE डैश होगी। तो किसी घटना की प्रायिकता P और उसकी पूरक घटना की प्रायिकता PE डैश, दोनों का जोड़ हमेशा 1 होता है। ये ध्यान रखें, ये भी आ जाता है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0, इसे भी ध्यान रखें, खाली स्थानों में आ सकता है। प्रश्न नंबर हम 18 की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 18 अध्याय 10 से आएगा, जो वृत्त है। वृत्त में हमेशा ध्यान रखें कि जो त्रिज्या होती है वो हमेशा त्रिज्या
त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, और जो यानी कि व्यास होता है यह त्रिज्या का दोगुना होता है। और जीवा वह रेखाखंड होता है जिसकी दोनों अंतबिंदु वृत्त की परिधि पर हो, और स्पर्श रेखा दोस्तों वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए छूती हुई जाती है, इसे स्पर्श रेखा बोलेंगे। इसको जीवा, इसको व्यास, इसको तो इस प्रकार से व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। जीवा के बारे में हमने बता ही दिया है कि यह रेखाखंड होता है। स्पर्श रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई जाए। छेदक रेखा वह होती है जो वृत्त को छेदती हुई जाए। जैसे मान लीजिए ये बना दिया और ये आर पार निकल गया, तो इस प्रकार से वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद दिया तो छेदक रेखा हो। इसको इंग्लिश में सेकंड बोलते हैं। दिस इज डायमीटर, दिस इज अ कॉर्ड, दिस इज अ टेंजेंट, दिस इज अ सेकेंड। और यहाँ पर ध्यान रखें 10.1 की परिमेय को ध्यान रखें। 10.1 की परिमेय कहती है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई दो स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है, ये सिद्ध करने के लिए आता है। तो इस प्रकार से जो हमारा 3 नंबर का सवाल बनेगा वो परिमेय सिद्ध करने से बन सकता है या उसका अनुप्रयोग। इस प्रकार से 10.1 10.2 ये परिमेय आप पुस्तक से NCERT किताब से पढ़ सकते हैं। अब आती है बात प्रश्न नंबर 19 पर। प्रश्न नंबर 9 अध्याय 11 से है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल है। तो दोस्तों वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हम जानते हैं। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। त्रिज्या देखो दो त्रिज्याओं और उसके संगत चाप से बंद जो त्रिभुज जैसी आकृति है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं, और इसका क्षेत्रफल होता है θ/360 πr स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है अपनी NCERT में क्या किया है, यहाँ पर θ/720 2πr स्क्वायर लिखा है, तो ये भी हमारा क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है। त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई θ/360 2πr। और वृत्तखंड क्या होता है, देखो दोस्तों एक हमारा त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड में जब हम जीवा डाल देते हैं तो जीवा और संगत चाप से बंद जी आकृति है इतनी, इसे बोलते हैं वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा, उसमें से हम क्या घटा देते हैं, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देते हैं तो आ जाता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है θ/360 πr स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा क्या है, थीटा केंद्र पर बना दो त्रिज्याओं के बीच का कोण है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन आगे बढ़ लेते हैं और देखते चलते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 अध्याय 9 से त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से आने वाला है, जो कि हमेशा इसमें कहीं मीनार की ऊंचाई और छाया, कहीं टावर की ऊंचाई, कहीं छाया, कहीं मकान की ऊंचाई फिर छाया, कहीं कुछ इस प्रकार के कई सारे सवाल हैं। तो उनको आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 सवाल तो आपसे बन जाएंगे। दोस्तों इसमें एक बात का ध्यान रखें कि जब भी किसी मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया बराबर हो तो जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री बनेगा। ये 1 नंबर में प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा जाता है हमेशा। अब आती है बात दोस्तों प्रश्न नंबर 21 पे, जो अध्याय 3 से आने वाला। प्रश्न नंबर 21 अध्याय 3 से आने वाला 2 चरों वाले रेखिक समीकरण से। इसमें हम विलोपन विधि से एक सवाल याद कर लें, विलोपन विधि से एक सवाल सीख लें या प्रतिस्थापन विधि से एक सवाल याद कर लें, क्योंकि इन दोनों विधियों से अथवा लगा के प्रश्न आएगा। विलोपन विधि से करो अथवा प्रतिस्थापन विधि से। सो एक विधि आप बिल्कुल दमदार तरीके से कर लें। हमेशा ध्यान रखें जब भी प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें तो जब अपन मान x का y के रूप में समीकरण 1 से निकालते हैं तो उसको उठा करके समीकरण 2 में रखें। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, समीकरण 1 से निकालते हैं मानो समीकरण 1 में ही रख देते हैं। ऐसी गलतियां ना करें। विलोपन विधि में ध्यान रखना है, हमें x को विलोपित करना है तो x के गुणांक हमें किसी न किसी तरीके से बराबर करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से विशेष ध्यान रखना है। तो प्रिय दोस्तों आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 22 जो है अध्याय नंबर 12 से आने वाला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से। इसमें हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के लिए हमें देखो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा पे घात 2, घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा पे घात 2, घन का आयतन भुजा पे घात 3, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई कोष्ठक बंद। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। शंकु का आयतन होता है πr/l और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l प्लस r को ब्रैकेट में शंकु का आयतन 1/3 πr स्क्वायर। ध्यान रखें शंकु का आयतन 1/3 ये बेलन की आयतन होता है 1/3, यानी कुल मिलाकर शंकु का आयतन बेलन की आयतन का 1/3 होता है। और ध्यान रखें जो शंकु में तिर्यक ऊंचाई होती है वो होती है √h² प्लस r²। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों अपन लोग पढ़ रहे हैं अभी वर्तमान में क्षेत्रमिति। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत यह सब पढ़ा जा रहा है। अब आती है दोस्तों यहाँ पर बात प्रश्न नंबर 22 में
प्रश्न नंबर 22 में ध्यान रखें ये बेलन है, तो बेलन में आप ध्यान रखें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एच होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आर, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आता है गोला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो इस प्रकार से अपन इतना सब याद कर लेते तो निश्चित रूप से अपन को 22 नंबर का सवाल 4 नंबर का बन जाएगा, क्योंकि सूत्र लिखेंगे और उसमें दिया गया लिखेंगे और हल कर दे बनता है तो वो कर दीजिए, तो कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अब लास्ट सवाल आता है 23 नंबर का। 23 नंबर का जो सवाल आता है वो अध्याय 13 सांख्यिकी से आने वाला है, जिसमें सांख्यिकी में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, माध्य, बहुलक और माध्यक। तो माध्य हमारा प्रत्यक्ष विधि से निकालने के लिए जो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे एफ, कल्प माध्य विधि से होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटे एफ, जहाँ डी होता है हमारा विचलन। विचलन जो होता है जो हमारा वर्ग चिन्ह होता है, वर्ग चिन्ह में से हम प्रत्येक वर्ग चिन्ह में से हम कल्प माध्य को हर स्टेप में घटाते हैं। पग विचलन विधि जो होती है स्टेप डेविएशन मेथड होती है। इस मेथड में हम एक्चुअली में करते क्या हैं कि इसका सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटे एफ इंटू एच। तो जो यू है वो हकीकत में क्या है, जो दूसरी मेथड में यानी कि कल्प माध्य विधि में जो डी था हमारा एक्स माइनस ए, उसमें केवल एच का भाग लगा देते। एच क्या होता है, हमारा वर्ग अंतराल की माप होती है, यानी कि उच्च सीमा में से जब निम्न सीमा घटा देते किसी वर्ग की तो एच आ जाता है, तो यहाँ पे यू प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर इस सूत्र हो जाता है। तो ये हो जाता है माध्य। माध्य को ध्यान रखें दोस्तों, माध्य कुछ बड़ी आफत नहीं है, माध्य एक औसत है जो बचपन में हम सीखा करते थे। दो संख्याओं का माध्य, दोनों संख्याओं को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो। 3 संख्याओं के माध्य के लिए 3 संख्याओं को जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो। इस प्रकार से अध्याय 13 में ये माध्य का सवाल आ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है बहुलक। बहुलक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक बारंबारता वाला आंकड़ा या सबसे अधिक बारंबारता वाला जो वर्ग अंतराल है वह बहुलक वर्ग कहलाता है। बहुलक वर्ग जैसे हम मिल जाता है तो बहुलक वर्ग में ध्यान देना है, बहुलक वर्ग की जो आवृत्ति है उसे हम बहुलक वर्ग की बारंबारता कहते हैं। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की जो आवृत्ति है उसे बोलते हैं ठीक पहले की आवृत्ति 0। बहुलक वर्ग की ठीक आगे वाली आवृत्ति F2 कहलाती है और बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो L कहलाती है। बहुलक वर्ग की जो माप है वो H कहलाती है। और ये रहा सूत्र। सूत्र क्या है, बहुलक बराबर L प्लस ब्रैकेट गुणे H, ब्रैकेट में अंश जो आएगा बटे के ऊपर F1 माइनस F0 बटे में जाएगा 2F माइनस F0 माइनस F2। इस प्रकार से बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है माध्यक। माध्यक होता है मीडियन। वैसे तो माध्यक ये होता है कि जैसे मान लीजिए 3 संख्याएं हैं तो 3 संख्याओं में बढ़ते क्रम में इनको लिख लेंगे और बीच की संख्या यानी दूसरी संख्या माध्यक हो जाएगा। जैसे 5 संख्याएं तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो पहले 2 छोड़ देंगे आगे से 2 पीछे से, यानी कि तीसरे नंबर की संख्या हमारी माध्यक हो जाएगी। लेकिन 10वीं कक्षा में हमें वर्गों के साथ पढ़ना है, तो वर्ग जब हम वर्ग अंतराल दिए जाते हैं तो वहाँ आवृत्ति भी दी जाती है। तो ऐसी स्थिति माध्यक में हम संचयी बारंबारता की आवश्यकता पड़ती है। संचयी बारंबारता को CF कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो हम पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता जो लास्ट में आती है या हम आवृत्ति को जोड़ते हैं, जो आवृत्ति का कुल जोड़ होता है वो जो कहलाता है हमारा n की बट्टी हम कर लेते हैं 2, n की बट्टी 2 कर लेते हैं और फिर उस हिसाब से हम उसमें सारणी में हम माध्यक वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। माध्यक वर्ग जैसे हम ज्ञात कर लेते हैं तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कहलाती है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता CF कहलाती है और L कहलाती है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, H कहलाती है माध्यक वर्ग की माप। तो इस प्रकार ये सूत्र हो गया L माध्यक का L प्लस ब्रैकेट गुणे H और बटे जो है उसके ऊपर का अंश n/2 माइनस CF बटे F। तो दोस्तों इस प्रकार से ये माध्यक माध्य और बहुलक हमें ध्यान ये देना है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये प्रश्न आएगा तो क्या आएगा, माध्य ज्ञात करो अथवा बहुलक, माध्यक ज्ञात करो अथवा बहुलक, यानी बहुलक अथवा में सवाल आने ही वाला है। यानी कि जो बच्चे ध्यान रखें कि बहुलक का सवाल बहुलक का सूत्र याद रखें और बहुलक का सवाल
लगा लें, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बहुलक का सवाल हर स्थिति में इसकी अथवा में बहुलक आना है, इसकी अथवा में बहुलक आना है। हर स्थिति में आपको बहुलक का सवाल करना है, क्योंकि बहुलक सबसे सरल और ये 4 नंबर देगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पेपर का जो सेटअप है वो आपको मैंने पूर्णतः बता दिया। इस रणनीति से आप तैयारी करेंगे और जो इस प्रकार के सूत्र दिए हैं इनको याद रखेंगे तो 100% आप पास होंगे, 100% आप 75 में 75 नंबर लाएंगे। तो मैं आपके लिए इस तरीके की वीडियो लाता रहूँगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों याद रखें, गणित वाला कैरियर यूट्यूब चैनल, इसको आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। साथ में यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।